साथियों, विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था से शुरुआत करते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में नायक व अमर नायक प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इससे संबंधित आपसे परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जाएंगे। साथ ही साथ विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था को समझने के लिए इन दोनों को समझना भी आवश्यक है। नायक व्यवस्था क्या थी? विद्यार्थियों, विजयनगर साम्राज्य में नायक सेना प्रमुख होते थे। ये साथ ही साथ में किलों पर नियंत्रण रखते थे। इनके पास इनकी सशस्त्र सेना हुआ करती थी और ये तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोला करते थे। इस प्रकार हम नायक से परिचित होते हैं। साथ ही साथ विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक प्रणाली भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अमर नायक प्रणाली क्या थी? आइए देखते हैं। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। कहने का तात्पर्य यह है कि विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में अमर नायक प्रणाली ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। अमर नायक प्रणाली ने पूरे राज्य का एकीकरण करने में, प्रशासन को सरल करने में व प्रशासक की नीतियों का पालन करवाने में महत्वपूर्ण स्थान रखा है। राजस्व वसूली करने में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान लिया है। आइए देखते हैं अमर नायक प्रणाली क्या है। अमर नायक प्रणाली दिल्ली की एकता प्रणाली से ली गई है। हम जैसा कि जानते हैं कि इस समय दिल्ली पर सुल्तानों का शासन था। प्रारंभ में हमने देखा था कि जब संगम वंश की स्थापना हुई, हरिहर बुक्का ने जब राज्य की स्थापना करी, उस समय दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। दिल्ली की शासन प्रणाली में एकता प्रणाली प्रमुख थी। एकता प्रणाली से तात्पर्य यह है कि शासक अपने कुछ विश्वस्त व्यक्तियों को अलग अलग प्रांतों का स्वामी बनाता था और वह उस भूमि के स्वामी होते थे, वहाँ की राजस्व वसूली करते थे और राजा द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना करते थे। हरिहर और बुक्का दिल्ली सल्तनत में रह चुके थे, वहाँ पर वह जाकर आए थे, उससे वह प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने उनके राज्य में अमर नायक प्रणाली प्रारंभ की, जो कि दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से प्रभावित है। अमर नायक कौन थे? अमर नायक सैनिक कमांडर थे। क्या काम करते थे? ये राय द्वारा प्रशासन के लिए जो राज्य क्षेत्र दिया जाता था उस पर नियंत्रण करते थे। इसके साथ में किसानों, व्यापारियों व शिल्पकर्मियों से भू राजस्व तात्पर्य टैक्स या लगान, भू राजस्व वसूल करते थे तथा अन्य कर वसूल करते थे। इस प्रकार अमर नायक विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख कड़ी थे। अमर नायक राजस्व जो एकत्रित करते थे उसमें से कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग के लिए, साथ ही साथ सेना के रखरखाव में घोड़ों के लिए, हाथियों के लिए अपने पास रख लेते थे। बाकी राजस्व राय को पहुंचाते थे। विजयनगर शासकों को ये सैनिक सहायता देते थे, साथ ही साथ राजा को भेंट उपहार देते थे और समय समय पर दरबार में उपस्थित भी होते थे। राजा जो राय कहलाता था वो इन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए समय समय पर इनका स्थानांतरण भी करता था। इस प्रकार हम देखते हैं विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई में अमर नायक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, टिप्पणी पूछी जा सकती है कि अमर नायक प्रणाली पर टिप्पणी लिखिए, तब हमें इन बिंदुओं का वहाँ पर वर्णन करना है। आप इन्हें अपने नोट्स में उतारते रहिए और परीक्षा की दृष्टि से तैयारी करते रहिए। अमर जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। एक अंक के प्रश्नों में आपसे पूछा जा सकता है कि अमर शब्द किस शब्द से उत्पन्न हुआ है। तो अमर शब्द संस्कृत के शब्द समर शब्द से प्रारंभ हुआ है, उससे बना है, और जिसका अर्थ होता है लड़ाई या युद्ध। हम सभी जानते हैं कि समर का तात्पर्य होता है लड़ाई या युद्ध। इसके साथ साथ ये फारसी के अमीर शब्द से भी मिलता जुलता है। फारसी में जो अमीर शब्द है उसका अर्थ होता है ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति। इस प्रकार हम देखते हैं कि अमर शब्द एक महत्वपूर्ण शब्द है जो कि विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई में अपना स्थान रखता था। साथियों, अब हम विजयनगर की राजधानी
व उसके आसपास के परिक्षेत्र के ऊपर चर्चा करेंगे कि वो किस प्रकार का था, उनकी बनावट कैसी थी, क्या क्या महत्वपूर्ण स्थान थे। विजयनगर को समझने के लिए हमने जैसे पूर्व में भी पढ़ा था कि यहाँ पर विदेशी यात्री आए थे और विदेशी यात्रियों के विवरण को विजयनगर साम्राज्य को समझने में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। आइए पहले हम देखते हैं कौन कौन से विदेशी यात्री आए। इन विदेशी यात्रियों को हम दो भागों में बांटेंगे। प्रथम 15वीं शताब्दी के यात्री और द्वितीय 16वीं शताब्दी के यात्री। विजयनगर साम्राज्य की प्रतिष्ठा को देखकर समय समय पर बाहर से यात्री भी आते रहे। बाहर से राजाओं ने अपने दूतों को भी भेजा। उन्होंने यहाँ पर आकर विजयनगर का वैभव देखा, प्रशासन देखा, राजनीतिक स्थिति देखी, राजाओं के कार्य देखे और उनको अपनी पुस्तकों में, अपने कृतियों में स्थान दिया। इन विवरणों का अध्ययन करके हम विजयनगर को समझ सकते हैं। तो आइए विद्यार्थियों देखते हैं 15वीं शताब्दी के कौन कौन से मुख्य यात्री थे जो विजयनगर में आए। पहला प्रमुख नाम है निकोलो द कॉन्टी। निकोलो द कॉन्टी का आप यहाँ पर चित्र भी देख सकते हैं कि यह व्यक्ति इतालवी व्यापारी था और देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर आया था। देवराय द्वितीय संगम वंश का एक महत्वपूर्ण शासक रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण यात्री अब्दुल रज़ाक। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, अब्दुल रज़ाक के बारे में हमने पूर्व के अध्याय में भी पढ़ चुका है। अब्दुल रज़ाक के वर्णन से हमें भारत की स्थिति के बारे में पता चलता है। यह फारस का राजा का दूत था। फारस के राजा ने राजदूत के रूप में अब्दुल रज़ाक को भेजा था और यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में आया था। तीसरा महत्वपूर्ण यात्री है अफानासी निकितिन। अफानासी निकितिन भी 15वीं शताब्दी का विजयनगर शासन में आने वाला महत्वपूर्ण यात्री है और ये रूस का व्यापारी था, घोड़ों का व्यापार किया करता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि 15वीं शताब्दी के जो महत्वपूर्ण यात्री है वह है निकोलो द कॉन्टी, अब्दुल रज़ाक और अफानासी निकितिन। विद्यार्थियों, इन तीनों यात्रियों में से निकोलो द कॉन्टी और अफानासी निकितिन व्यापारी रहे, घोड़ों के व्यापारी रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। 16वीं शताब्दी के प्रमुख यात्री भी इस प्रकार हैं, जिसमें प्रमुख हैं दुराते बारबोसा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, दुराते बारबोसा एक पुर्तगाली यात्री था। वह विजयनगर साम्राज्य में आया और यहाँ का आंखों देखा वर्णन उसने किया है। दूसरा महत्वपूर्ण यात्री है डोमिंगो पेस। डोमिंगो पेस पुर्तगाली था। वह कृष्ण देव राय के दरबार में उपस्थित हुआ था। यह सन था 1520 ईस्वी। डोमिंगो पेस ने विजयनगर की तुलना रोम से की है। डोमिंगो पेस लिखता है कि विजयनगर रोम के समान विशाल है। हम जानते हैं कि रोम इटली की राजधानी है। इस प्रकार पुर्तगाली यात्रियों ने विजयनगर साम्राज्य को यूरोप के महत्वपूर्ण देशों के समान माना है। तीसरा महत्वपूर्ण यात्री जो 16वीं शताब्दी में आया था वह है फर्नावो नूनीज। फर्नावो नूनीज भी पुर्तगाली था और यहाँ पर आकर उसने यहाँ के विजयनगर साम्राज्य के वैभव को देखा और उसको अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। विद्यार्थियों, 15वीं शताब्दी व 16वीं शताब्दी दोनों यात्रियों के वर्णन से हमें विजयनगर की राजधानी व उसके परिप्रदेश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथियों, अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। विजयनगर में जल संपदा की क्या स्थिति थी उसका अध्ययन करते हैं। हमें जानते हैं कि विजयनगर की स्थिति तुंगभद्रा नदी पर थी। तुंगभद्रा नदी पर ही विजयनगर का निर्माण किया गया था। तुंगभद्रा नदी उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती थी। उत्तर से लेकर पूर्व दिशा की ओर बहती थी। तुंगभद्रा नदी द्वारा यहाँ पर प्राकृतिक कुंड बनाया गया था। नदी की स्थिति इस प्रकार थी, इसके चारों ओर पहाड़ियाँ थी और इन पहाड़ियों से नदी की जलधाराएं आया करती थी। यहाँ का जो रूप बनता था वह प्राकृतिक कुंड के समान बनता था। शहर के चारों ओर ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ थी जिसमें जलधारा आकर नदी में बहती थी। लगभग सभी धाराओं के साथ बांध बनाए गए और इन बांध बनाकर अलग अलग हौज बनाए गए, तालाब बनाए गए, जिससे कि विजयनगर की जल व्यवस्था सुचारू रह सके, वहाँ पर कृषि हो सके, वहाँ पर धन धान्य हो सके, विकास हो सके। यहीं पर एक जलाशय भी है जिसका नाम है कमलपुरम जलाशय। आपसे अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कमलपुरम जलाशय पर टिप्पणी लिखिए।
तो हम निम्न बिंदुओं को इसमें लिखेंगे। 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में कमलपुरम जलाशय का निर्माण किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि के लिए था, खेतों की सिंचाई के लिए था। यहाँ से एक नहर भी निकाली गई जो कि राजकीय केंद्र तक वहाँ से जल ले जाया जाता था। विद्यार्थियों, विजयनगर का निर्माण बहुत ही सुनियोजित रूप से किया गया। इसके अलग अलग केंद्र बनाए गए, राजकीय केंद्र, धार्मिक केंद्र, कृषि के लिए अलग क्षेत्र, राजाओं के निवास के अलग क्षेत्र। इस प्रकार इसका निर्माण सुनियोजित रूप से किया गया था। तो राजकीय केंद्र तक इस कमलपुरम जलाशय से एक नहर निकाली गई जिससे वहाँ पर जल पहुँचाया जाता था। यहीं पर एक नहर है जिसका नाम है हिरिया नहर। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिरिया नहर पर टिप्पणी लिखिए। हिरिया नहर कौन से साम्राज्य से संबंधित है? तो हिरिया नहर का निर्माण संगम वंश के शासकों ने कराया था। तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर हिरिया नहर निकाली गई है और विजयनगर के धार्मिक केंद्र व शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी की सिंचाई के लिए इसका निर्माण किया गया था। विजयनगर में जो धार्मिक केंद्र है, साथ ही जो शहरी केंद्र है, उन दोनों के बीच में जो घाटी है जहाँ पर कृषि के लिए क्षेत्रफल है, कृषि की जाती है, उस क्षेत्र में हिरिया नहर से सिंचाई का कार्य होता था। आगे बढ़ते हैं। अब हम विजयनगर से संबंधित किलेबंदियों और सड़कों की चर्चा करेंगे। किलेबंदियों से तात्पर्य यह है कि विजयनगर के चारों ओर ऊंचा ऊंचा परकोटा बनाया गया था, किलाबंदी की गई थी। उसका क्या प्रयोजन था, किस लिए किलेबंदियाँ की गई थी, आइए हम देखते हैं। सर्वप्रथम हम एक विदेशी यात्री अब्दुल रज़ाक ने जो वर्णन किया है उस पर अध्ययन करेंगे। अब्दुल रज़ाक 15वीं शताब्दी में आया था और हमने पूर्व में भी पढ़ा है कि वह फारस के शासक का दूत बनकर आया था। फारस के शासक का दूत बनकर आया था और कालीकट, जिसे कि कोझिकोड भी कहा जाता है, भेजा गया था। यहाँ पर आके उसने देखा कि यहाँ पर जो विजयनगर साम्राज्य है उसमें किलेबंदी है, बहुत ही प्रभावशाली है। इस किलेबंदी से बहुत ही प्रभावित हुआ। उसने बताया कि दुर्गों की कुल 7 पंक्तियाँ हैं। विद्यार्थियों, बहुत ही रोचक विषय है। दुर्गों की 7 पंक्तियाँ किस प्रकार है, देखिए हम समझते हैं। मान लो कि बीच में केंद्र है जहाँ पर राजा का निवास है या मुख्य केंद्र है। अब इसके चारों ओर लगभग 7 परकोटे बनाए गए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक है कि दुर्ग के चारों ओर 7 पंक्तियाँ थी, किलेबंदी थी। अब इन पंक्तियों में इस क्षेत्र में राजा का भी निवास था, जनता का भी निवास थे, साथ ही साथ कृषि भी होती थी, तालाब भी थे, पूरा सुनियोजित नगर था। अब्दुल रज़ाक कहता है कि उसने यहाँ पर दुर्गों की 7 पंक्तियाँ देखी। इनसे न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्रों व जंगलों को भी घेरा गया था। अब इस क्षेत्र में कृषि तो होती थी, साथ में जंगल भी थे और इनको भी परकोटे से घेरा गया था। आखिर ऐसा क्यों किया गया? आखिर क्या कारण था कि जंगलों को, खेतों को, तालाबों को, इनके भी चारों ओर परकोटे बनाए गए? किस वजह से इनको घेरा गया? यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है, हम इस पर अध्ययन करेंगे। दुर्ग जो बना था उसकी विशेषताएं थी। क्या क्या विशेषताएं? कि इसकी विशेषता है कि इसकी जो संरचना है वह थी सुंडाकार। सुंडाकार से तात्पर्य है कि नीचे से चौड़े होते थे और ऊपर जाकर सकड़े हो जाते थे, एक सुंड की तरह। साथ ही साथ यहाँ इसमें जो पत्थर काम में लिए गए वो फनाकार थे, बड़े बड़े विशाल पत्थर काम में लिए गए हैं। दीवारों के अंदर का जो भाग है उसमें मिट्टी थी और मलबे के मिश्रण को मिलाया गया था जिससे कि वो चिकनाहट बनी रहे और दीवारें मजबूत रहे। दुर्ग के ऊपर की तरफ वर्गाकार तथा आयताकार बुर्ज बने हुए थे जो कि बाहर की ओर निकले हुए थे। वहाँ पर जो सैनिक थे वह निगरानी रखते थे, वहाँ से चौकसी किया करते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो किलेबंदी थी बहुत ही सुदृढ़ थी और विजयनगर साम्राज्य की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग थी। खेतों की किलेबंदी की गई। हमारे मन में प्रश्न उठता है कि आखिर खेतों की किलेबंदी क्यों की गई? अब्दुल रज़ाक कहता है कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत, साथ ही साथ बगीचे व आवास हैं। अब्दुल रज़ाक के अनुसार पहली, दूसरी, तीसरी जो दुर्ग हैं, दीवारें हैं, उसमें खेत हैं, बगीचे हैं और आवास हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उस समय में जो दीवारें थी उसके अंदर खेत भी थे। डोमिंगो पायस जो कि यात्री रहा है उसने भी कहा है कि इस पहली परिधि से शहर में प्रवेश करने की दूरी बहुत है
जिसमें खेत है, जहाँ धान उगाते हैं और कई उद्यान हैं और बहुत जल जो दोनों झीलों से लाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों यात्रियों द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि दुर्ग की दीवारों के भीतर खेत भी थे, उद्यान भी थे और जलधाराएं थी, तालाब थे। तो हमारे मन में प्रश्न बनता है कि खेतों की किलेबंदी क्यों की गई? विद्यार्थियों, खेतों की किलेबंदी करने का एक मुख्य कारण यह था, इस समय में जितने भी आक्रांता थे या विजयनगर के जो पड़ोसी थे, वह विजयनगर की समृद्धि से ईर्ष्या करते थे, विजयनगर पर अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे। यह समय आक्रांताओं का था। एक राज्य अपना राज्य विस्तार करने के लिए दूसरे राज्य पर हमला करता है अपनी सुरक्षा के लिए। जब कभी घेराबंदी की स्थिति हो जाए तो वहाँ के नागरिकों को भूखा नहीं रहना पड़े, अनाज की कमी नहीं हो, जल की कमी नहीं हो, इस वजह से विजयनगर के शासकों ने न केवल दुर्गों की किलेबंदी करी, खेतों की भी किलेबंदी करी, उद्यानों की भी किलेबंदी करी और तालाबों की भी किलेबंदी करी, जिससे कि लंबे समय तक अगर विजयनगर को घेरा जाए तब भी वहाँ पर सेना के लिए और नागरिकों के लिए खाद्यान्न की कमी नहीं रहे और वो इस परेशानी से बच सकें और सुरक्षित रूप से वहाँ से निकल सकें। दुर्ग में प्रवेश के लिए सुरक्षित प्रवेश द्वार थे जो कि शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। ये जो प्रवेश द्वार थे ये विशिष्ट स्थापत्य की नमूने हैं और इसे हम इंडो इस्लामिक शैली के द्वार कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंडो इस्लामिक शैली पर टिप्पणी लिखी है। तो विजयनगर साम्राज्य में जो दुर्ग थे उसके द्वार थे वो इंडो और इस्लामिक शैली से बने हुए थे। इंडो इस्लामिक से तात्पर्य है हिंदू शैली और इस्लामी शैली, दोनों शैलियों का मिश्रण। इन द्वारों में मुख्य रूप से जो मेहराब बने हुए हैं और गुंबद बने हुए हैं, ये दोनों ही हिंदू और मुस्लिम शैली के मिश्रण से बने हुए हैं, इसलिए इन्हें इंडो इस्लामिक शैली कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत में इंडो इस्लामिक शैली के उदाहरण हमें किस साम्राज्य से मिलते हैं? तो आपको उत्तर देना है विजयनगर साम्राज्य। यहाँ पर जो सड़कें थी वो पहाड़ों भूभाग से बचकर घाटियों से होकर ही घूमती थी। सड़कें मंदिरों के आगे चौड़ी हुआ करती थी और इन सड़कों के दोनों किनारे पर बाजार लगा करते थे। इस प्रकार हमने किलेबंदी और सड़कों का अध्ययन किया। अब हम आगे विजयनगर साम्राज्य के जो शहरी केंद्र है, धार्मिक केंद्र है, उनका अध्ययन करेंगे। शहरी केंद्रों में शहरी केंद्र के उत्तर पूर्वी कोने से चीनी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ पर धनी लोग रहते थे, अमीर व्यापारी रहते थे। तो शहरी केंद्रों में प्रमुख रूप से पहला तथ्य सामने आता है कि यहाँ पर अमीर व्यापारियों का निवास था। दूसरा, शहरी केंद्रों में हमें मकबरे मिले हैं, मस्जिदें मिली है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर मुस्लिम संप्रदाय भी रहता था, मुस्लिम बस्तियाँ भी थी। तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य, पूरे क्षेत्र में हमें बहुत से पूजा स्थल मिले, विभिन्न धर्मों के मिले। इससे पता चलता है कि शहरी केंद्र में विविध संप्रदायों के संकेत मिलते हैं, अलग अलग संप्रदाय के लोग निवास करते थे। विजयनगर हिंदू साम्राज्य होते हुए भी वहाँ के शहरी केंद्र में हमें अमीर व्यापारी, मुस्लिम संप्रदाय व विभिन्न संप्रदाय के लोगों के निवास स्थल मिले हैं। इससे पता चलता है कि विजयनगर साम्राज्य के शासक धर्म सहिष्णु थे, विभिन्न धर्मों के लोगों को संरक्षण देते थे। अब हम राजकीय केंद्र पर अध्ययन करते हैं कि राजकीय केंद्र किस प्रकार का था, वहाँ पर कौन कौन से वैभवशाली भवन हमें प्राप्त हुए हैं। राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। यहाँ पर कई मंदिर मिले। विजयनगर साम्राज्य में न केवल शहर के बाहर वरन शहर का जो राजकीय केंद्र है वहाँ पर भी बहुत से भव्य मंदिर मिले हैं। इससे ही तथ्य स्पष्ट होता है कि शासक देवताओं के साथ अपने आप को जोड़कर स्वयं की वैधता स्पष्ट करने का प्रयास करते थे। वह कोशिश करते थे कि देवताओं से अपने आप को जोड़ लें, जिससे कि प्रजा उनकी बातों को माने, उनका साम्राज्य स्थापित रहे। राजकीय केंद्र में लगभग 30 से भी अधिक महल मिले हैं। इस प्रकार राजकीय केंद्र एक वैभवशाली केंद्र रहा है। इन 30 महलों में जो महत्वपूर्ण भवन है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। इन भवनों पर आपसे अलग से प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 नंबर के, 2 नंबर के या निबंधात्मक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। आइए हम अध्ययन करते हैं। पहला भवन है राजा का भवन।
राजा का जो भवन है वह संरचना राजकीय केंद्र में सबसे बड़ी है। इसके भी दो प्रभावशाली मंच हैं, एक है सभा मंडप और दूसरा है महानवमी डिब्बा। इन दोनों को मिलाने से राजा का भवन तैयार होता है। पूरा क्षेत्र जो है वो ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है और इनके बीच में एक गली है। सभा मंडप और महानवमी डिब्बा दोनों। हम सबसे पहले सभा मंडप के ऊपर अध्ययन करते हैं। सभा मंडप क्या है? यह एक ऊंचा मंच है जिसमें पास पास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं। सभा मंडप के पास पास में लकड़ी के जो स्तंभ खड़े करने थे उनके लिए छेद बने हुए हैं ताकि ऊपर की मंजिल का निर्माण किया जा सके। इसमें दूसरी मंजिल जो इन स्तंभों पर टिकी थी तक जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार सभा मंडप एक विशाल भवन है और ये मुख्य रूप से राजा के द्वारा मंत्रणा करने के लिए प्रयोग लिया जाता था। साथियों, अब हम महानवमी डिब्बा के ऊपर अध्ययन करते हैं। ये महानवमी डिब्बा आखिर है क्या? महानवमी डिब्बा से तात्पर्य एक ऊंचा उठा हुआ प्लेटफॉर्म से है। यह 11,000 वर्ग फीट का आधार तल पर लगभग 40 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक मंच था। जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, यह एक 40 फीट की ऊंचाई पर स्थित मंच है और इसका आधार 11,000 वर्ग फीट है। इस मंच पर संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के शरद माह में मनाए जाने वाले पर्व, जिसे कि हम नवरात्र पर्व कहते हैं या दशहरा पर्व कहते हैं, इस पर्व के दौरान महानवमी के दिन यहाँ पर एक भव्य आयोजन किया जाता था या इन पूरे 9 दिनों में एक आयोजन किया जाता था जब इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाता था, इस मंच का प्रयोग किया जाता था और इसे ही महानवमी डिब्बा कहा गया है। विजयनगर के शासक इस दौरान अपने रुतबे का, ताकत का और अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। इन 9 दिनों में मूर्ति पूजा, राज्य के अश्व की पूजा तथा भैंसों तथा अन्य जानवरों की बलि दी जाती थी। इन दिनों में नृत्य, कुश्ती तथा सजे हुए घोड़ों, हाथियों, रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा निकाली जाती थी। प्रमुख जो नायक थे या अधीनस्थ राजा थे, उनके द्वारा विजयनगर के शासकों को उपहार या भेंट दिए जाते थे। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों को भी भेंट उपहार प्रदान किए जाते थे। त्योहार के अंतिम दिन राजा द्वारा सेना का निरीक्षण किया जाता था, भव्य परेड का आयोजन किया जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि महानवमी डिब्बा एक मंच है जिसके ऊपर इन 9 या 10 दिनों में कार्यक्रम किया जाता था। राजा यहाँ पर खड़ा रहता था, पूरी सभा सामने उपस्थित रहती थी, बहुत बड़ा रंगमंच के कार्यक्रम किए जाते थे और राजा और प्रजा उसकी साक्षी होती थी। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि महानवमी डिब्बा पर टिप्पणी लिखिए, तो वहाँ पर हम इन सभी बिंदुओं का उल्लेख करेंगे। विजयनगर साम्राज्य में एक यात्री आया था जिसका नाम था डोमिंगो पेस। डोमिंगो पेस ने महानवमी डिब्बा और सभा मंडप को संयुक्त रूप से विजय का एक भवन कहा है। आपसे अलग से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि डोमिंगो पायस ने महानवमी डिब्बा को क्या कहा है, तब आपको लिखना है कि इसे विजय का भवन कहा गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण महल है जिसका नाम है लोटस महल। जैसा कि हमको यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है, पहले आप इसका रेखा चित्र देख सकते हैं। ये बहुत ही भव्य है, साथ ही साथ इसका वास्तविक स्वरूप भी देख सकते हैं। इसे लोटस महल की संज्ञा दी गई है। लोटस महल राजकीय केंद्र का सबसे सुंदर महल है, सुंदर कृति है। इसका नामकरण 19वीं शताब्दी में आए हुए अंग्रेज यात्रियों ने किया। यह भवन एक परिषदीय भवन था। यहाँ पर राजा व उसकी सभा के सदस्यों द्वारा बैठक की जाती थी, मंत्रणा की जाती थी। राजा अपने परामर्शदाताओं से यहाँ पर मिला करता था। आपसे लोटस महल पर अलग से टिप्पणी पूछी जा सकती है, प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी राज के केंद्र में एक भव्य मंदिर भी है जिसे हजार राम मंदिर कहा गया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस मंदिर में रामायण से संबंधित साक्ष्यों को बहुत अच्छी तरह से उकेरा गया है, इसलिए इसका नाम हजार राम मंदिर कहा गया है। इस मंदिर
का स्थिति भी राजकीय केंद्र में स्थित है। इसका प्रयोग केवल राजा और उसके परिवार द्वारा ही किया जाता था। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि विजयनगर के राजाओं द्वारा कौन से मंदिर का उपयोग किया जाता था, तब हम उत्तर देंगे कि हजारा मंदिर का उपयोग किया जाता था। इस मंदिर की आंतरिक दीवारों पर रामायण के बहुत सारे दृश्यों को उत्कीर्णित किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रामायण के जितने भी दृश्य हैं इस मंदिर की दीवारों पर हमें दिखाई दे रहे हैं, उनको बहुत सुंदरता से बारीकी से उत्कीर्ण किया गया है। विद्यार्थियों, राजकीय केंद्र के अध्ययन के पश्चात अब हम धार्मिक केंद्र का अध्ययन करेंगे। विजयनगर शहर को विभिन्न केंद्रों में बांटा गया है, शहरी केंद्र, राजकीय केंद्र, धार्मिक केंद्र। धार्मिक केंद्र का हम अध्ययन करते हैं। धार्मिक केंद्र की स्थिति कहाँ थी? तो धार्मिक केंद्र की स्थिति, चूँकि हम जानते हैं कि विजयनगर शहर जिस नदी पर बसा है उसका नाम है तुंगभद्रा नदी, और शहर का जो उत्तरी भाग था वो पहाड़ियों से घिरा हुआ था। एक स्थानीय मान्यता है कि उत्तरी भाग की जो पहाड़ियाँ हैं वह रामायण में उल्लिखित बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की सीमाएं बनाती थी, उनके राज्य की रक्षा करती थी। साथियों, स्थानीय लोक परंपरा के अनुसार इन पहाड़ियों में स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी ने उपासना करी थी, और पंपा देवी ने यह उपासना वहाँ के देवता विरूपाक्ष, जो कि राज्य के संरक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं, शिव के एक रूप माने जाते हैं, उनसे विवाह के लिए तपस्या की थी। यह विवाह प्रतिवर्ष विरूपाक्ष मंदिर में धूमधाम से उत्सव के रूप में आज भी मनाया जाता है। विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन का दावा करते हैं। उनके अनुसार विजयनगर के शासक विरूपाक्ष हैं और उनके प्रतिनिधि के रूप में विजयनगर के शासक शासन कर रहे हैं। राजकीय आदेशों पर श्री विरूपाक्ष लिखा जाता था, कन्नड़ भाषा में लिखा जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं विजयनगर राजधानी का चयन बहुत ही सोच समझ के किया गया था, और यह चयन स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी की आराधना आराध्य देव विरूपाक्ष को ध्यान में रखकर किया गया था। वहाँ के जो शासक रहे हैं वह स्वयं को हिंदू सुरतराना कहते थे। उन्होंने जो उपाधि धारण करी वह है हिंदू सुरतराना। हिंदू सुरतराना से तात्पर्य यह है कि वे स्वयं को हिंदू साम्राज्य के संस्थापक के रूप में देखते थे या हिंदू साम्राज्य के सुल्तान के रूप में देखते थे। शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के प्रतीक के रूप में हिंदू सुल्ताना विरुद्ध धारण करते थे। विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने राजधानी चयन व धार्मिक क्षेत्रों का अध्ययन किया है। अब हम कुछ शब्दों का अध्ययन कर रहे हैं, उनका मीनिंग समझने का प्रयास करेंगे। गोपुरम, गोपुरम का हमने पूर्व में भी अर्थ समझा था कि दक्षिण के मंदिरों के जो ऊंचे प्रवेश द्वार है उन्हें गोपुरम कहा जाता है, और ये काफ़ी लंबी दूरी से ही गोपुरम हमें दिखाई देते हैं। इससे पता चल जाता है कि वहाँ पर कोई विशाल मंदिर है। मंदिरों के जो बड़े बड़े प्रांगण होते थे उनको मंडप कहा जाता था। मंदिर परिसर में बहुत से विशाल सभागार होते हैं जिन्हें मंडप के रूप में जाना जाता है। अब हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों का उदाहरण देख रहे हैं। पहले हम विरूपाक्ष मंदिर के बारे में अध्ययन करेंगे। विरूपाक्ष शिव के रूप में माने गए हैं, और विरूपाक्ष मंदिर शिव मंदिर है जो कि लगभग 9वीं-10वीं शताब्दी के समय में बनना प्रारंभ हुआ था, और इस मंदिर को बनने में बहुत अधिक समय लगा, शताब्दियों का समय लगा। बाद के समय में विजयनगर के शासकों ने इस मंदिर को विस्तार का रूप दिया, इसका विस्तार करवाया। मुख्य मंदिर के सामने बना हुआ जो मंडप है वह मंडप राजा कृष्णदेव राय ने बनवाया था, और मंदिर के जो सभागार हैं वहाँ पर विविध आयोजन किए जाते थे, इनका प्रयोग किया जाता था। यह मंदिर बहुत ही सुंदर है। इसके कुछ चित्र हम यहाँ पर देख सकते हैं। इन चित्रों के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है कि विरूपाक्ष मंदिर कितना विशाल है, कितना भव्य है, और यह मंदिर शिव को समर्पित है। दूसरा महत्वपूर्ण मंदिर है विट्ठल मंदिर। विट्ठल महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु का ही एक रूप है। इस प्रकार विट्ठल मंदिर में जो भगवान हैं वो विष्णु के रूप माने गए हैं। इस मंदिर में भी बहुत से सभागार हैं। साथ ही यहाँ पर एक रथ के आकार का अनूठा मंदिर है जो यहाँ की भव्यता को बढ़ाता है। इस प्रकार हम देखते हैं विट्ठल मंदिर बहुत ही सुंदर है, दर्शनीय है। विद्यार्थियों, विजयनगर साम्राज्य का अध्ययन करने के पश्चात हम ये समझ सके हैं कि विजयनगर साम्राज्य न केवल सांस्कृतिक वरन राजनीतिक
वह अपनी भौगोलिक स्थिति से भी बहुत महत्वपूर्ण था। भारत सरकार ने 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। विद्यार्थियों, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल कब घोषित किया गया, तो उसका उत्तर हम देंगे सन 1976। साथ ही वर्ष 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया है। यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया, तो हम उसका उत्तर देंगे 1986। विद्यार्थियों, इस प्रकार ये अध्याय हमने पूरा किया है। इस अध्याय के दौरान हमने विजयनगर साम्राज्य के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को छुआ है और समझने का प्रयास किया है। आपकी आने वाली परीक्षाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें समाहित हो गए हैं। तो विद्यार्थियों, निरंतर मेरे साथ जुड़े रहिए, अध्ययन करते रहिए और आगे बढ़िए। पुनः एक नए अध्याय के साथ शीघ्र उपस्थित होंगे। धन्यवाद।